इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क में है और यहाँ पे मनरेगा मजदूर संघ के द्वारा 2 दिसंबर से आज 9 दिसंबर को आज लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ संगठन के पदाधिकारी हैं, इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इतना लंबा धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ा और इनकी मांगे क्या है। सीधे हम इन लोगों से बात करते हैं। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अंबिका प्रसाद श्रमिक है और मनरेगा मजदूर संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये 2 तारीख से लेकर आज 9 दिसंबर तक इतना लंबा धरना प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आई? एक्चुअल में मेरी जो मांगे थी वो ग्रामीण समाज के आर्थिक आजादी से जुड़ी हुई थी और उसमें सबसे प्रमुख बात थी स्वयं सहायता समूहों को दिए गए माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा लोन उसे माफ किया जाए, क्योंकि मैंने जब सर्वेक्षण किया तो पाया कि सभी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां स्वरोजगार के लिए नहीं, निजी लाभ के लिए और अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए षड्यंत्र के तहत ऋण दे करके गांव के भोले भाले लोगों को कर्ज के दलदल में फंसा दी हैं और उन्हें उबारने के लिए किसी न किसी सामाजिक कार्यकर्ता को लड़ना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, गांव की मनरेगा जिसकी मात्र मजदूरी 237 है, जबकि पलायन रोकने के लिए बनाई गई थी। 237 में पलायन नहीं रुक सकता। 100 दिन के रोजगार का अधिकार न ग्राम पंचायत देती है किसी श्रमिक को और न विकास भवन देता है, न बीडीओ देते हैं। आप सभी जानते हैं क्या होता है। लेबर डिमांड कार्यदायी संस्थाएं फर्जी लाती हैं, फर्जी लोगों के मस्टोल निकलते हैं, 5 ठेके के लेबर काम करते हैं, 100 फर्जी लेबरों खाते में 3500 भेज के 500 दे के 3000 उनकी मजदूरी लेकर खा लेते हैं लोग। ये रुके, इसलिए मनरेगा मजदूर संघ को निरीक्षण और निगरानी का प्रभावी अधिकार दिया जाए। अब तीसरी समस्या है देश की, जो वह पर्यावरण की। अब जो पर्यावरण है इसकी चिंता सबको है, लेकिन जो ये मनरेगा की विशेष धनराशि 80,000 60,000 करोड़ हर वर्ष बर्बाद हो रही है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। मनरेगा मजदूर संघ चाहता है, कानून भी ये कहता है कि हमें भी लाइन डिपार्टमेंट बनाइए, क्रियान्वयन निकाय बनाइए, लेकिन सभी कामों के लिए नहीं, नदियों की खुदाई और जंगलों के निर्माण के लिए। हम मनरेगा श्रमिक नदियों की खुदाई करेंगे, जंगलों का निर्माण करेंगे और मनरेगा से पैसा लेंगे, जिससे नदियां पुनर्जीवित होंगी और 10 साल के अंदर मानव निर्मित जंगल होंगे और पर्यावरण संरक्षित होगा। अब ये चक्रोट, एक ही चक्रोट को कई कार्य योजना बना के हर साल बांटने से कोई मतलब उस मनरेगा के धन का रह नहीं गया है। और एक मांग हमारी थी कि जो समूह है 11 साल से बने, ये चल क्यों नहीं पाए, यानी उद्योग क्यों नहीं कर पाए, स्वरोजगार। तो वास्तव में सरकारें सब कुछ की, लेकिन इनके उत्पादों को बेचने के लिए सरल बाजार की व्यवस्था नहीं की। तो मनरेगा मजदूर संघ सरकार से 3 सालों से कह रहा है कि आप हमें ग्रामीण वाटिका यानी हर 400 समूह पे कलेक्शन सेंटर स्थापित करने की अनुमति दीजिए। पैसा नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ अनुमति। हम पूरे प्रदेश में स्वयं हर 400 समूह पे ऑफिस डाल देंगे, उनका सामान जो भी आएगा वहां तुरंत उनको उसका भुगतान हो जाएगा और वो प्रेरित होंगे। और ये संकल्प लेके गाजीपुर में आए थे कि जब तक मुख्यमंत्री जी इसे पूरी करने की घोषणा नहीं कर देंगे तब तक मैं आमरण अनशन मित्र नहीं तोड़ूंगा, और मैं आमरण अनशन तोड़ता भी नहीं। किसी आज तो खत्म हो गया जी, लेकिन प्रशासन की क्षमता नहीं थी। लेकिन हमारी जनपदीय टीमें, हमारी ब्लॉक टीमें, हमारी ग्राम सभा टीमें और प्यारे कार्यकर्ता हमारे सामने एसडीएम साहब ला रहे थे, उनके मुंह बंद किया था मैं। सब रोने लगे क्योंकि ये गरीब हैं और इन्होंने भी इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी नहीं। इन्हें लगा कि मेरा अध्यक्ष 5 दिन से भूखा है, कहीं मर न जाए। ये लोग जबरन रोने लगे कि आप इसको पी लीजिए, आप मर जाएंगे तो लड़ेगा कौन। प्रशासन ने कहा 2 फरवरी का इंतजार कर लीजिए, शासन को हम भेजे हैं 2 फरवरी को ही, वहां 2 दिसंबर को ही, और वहां से सूचना मिली है जिलाधिकारी महोदया को कि आपकी ये मांग 2 फरवरी पिछले साल भी आई थी, जांच हुई है, शासन को 13 मई को गया है, 2 फरवरी तक की प्रतीक्षा कर लीजिए, मुद्दे बड़े हैं, हल हो जाएंगे, और नहीं हल होंगे तब आंदोलन करिएगा। आखिर पिछले वर्षों से अब तक लगातार धरना प्रदर्शन चलता चला आ रहा है,
लेकिन समस्या का समाधान जहाँ का वही है, हल नहीं निकल पा रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? मनरेगा श्रमिकों की अशिक्षा और गांव से लेकर के जिले तक ये भ्रष्टाचारियों का एक विचित्र जाल तथा सरकार का दिखावापन, विषयों की समस्या पे न रुचि रख के विषयों की समस्या पे सिर्फ दिखावा करना, ये 3 प्रमुख कारण है। मनरेगा श्रमिक की अशिक्षा, उसकी जागरूकता की कमी, सेक्रेटरी से लेकर के सीडीओ और डीएम तक जनपदीय अधिकारियों का भ्रष्टाचार में संलिप्त होना और सरकार का समाधान से अधिक दिखावा पे फोकस करना, यही 3 प्रमुख कारण है कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। लेकिन हम संतुष्ट हैं कि हमारे 3 वर्षों के प्रयासों से मनरेगा श्रमिक जागरूक हो रहा है। कम से कम मनरेगा मजदूर संघ बनने के बाद इतना हुआ कि हर गांव में एक कोषाध्यक्ष, एक अध्यक्ष, एक सचिव, 3 ऐसे व्यक्ति बैठा दिया मनरेगा मजदूर संघ ने कि गांव का कोई भी बेरोजगार अगर कहीं नहीं जानकारी पा रहा है मनरेगा की, तो वहां आके पूछ सकता है कि हमें काम लेना है तो लेबर डिमांड कहाँ मिलेगा, कहाँ जाऊं, और वो लड़ाई लड़ सकता है। ये उपलब्धि हमारी 3 साल की है कि हम उत्तर प्रदेश के हर गांव तक 54,000 गांव तक अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव बैठा पाए हैं, जो गांव के भटके हुए मजदूरों को सही रास्ता दिखा पाए। अभी मैं महिलाओं से बातचीत कर रहा था, उसमें जो कर्ज ली हुई है महिलाएं, उनको इस बात को लेकर बता रही कि प्रताड़ित किया जा रहा है कि हम लोन जमा करें, उसके बावजूद भी गाली सुनना पड़ रहा है। ब्लॉक स्तर पे भ्रष्टाचार अपने आप में इस बात का संकेत देता है कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। किसी जिम्मेदार से आपकी बात हुई? हमारी पिछले साल ग्राम विकास मंत्री हैं, चूंकि ये समूह सी माता है केशव प्रसाद जी, उनसे व्यक्तिगत मिलकर मुलाकात हुई। 15 से 20 मिनट, एक बार आधे घंटे, एक बार इस विषय गंभीर चर्चा हुई, आश्वासन दिया उन्होंने, हुआ कुछ। मैं इसके पहले, ये मेरा पहला धरना नहीं है, मैं 2 महीने से घर से बाहर हुई संकल्प के साथ समूह के कर्जे माफ कराने हैं, क्योंकि आपने बताया ना कि वास्तव में बड़ी भयानक तस्वीर है गांव में इस समय समूह के लोन का। अगर 2 साल तक सरकारें और सामाजिक कार्यकर्ता समूह की समस्याओं पे ध्यान नहीं दिए तो गांव में या तो हत्याएं बढ़ जाएंगी या तो आत्महत्याएं बढ़ जाएंगी। एक चीज मैं बात करूंगा, थोड़ा सा राजनीतिक चीजें भी इसमें जोड़ लेता हूं। जब चुनाव आता है तो तमाम पक्ष विपक्ष सभी अपने अपने दावे करते हैं। कोई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का दावा करता है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है, और कोई कहता है कि संविधान खतरे में है, संविधान बचाने के लिए जोड़ने की कोशिश करता है। आपको क्या लग रहा है, वर्तमान परिवेश में सबसे ज्यादा खतरा किससे? वर्तमान राजनीतिक दलों से, क्योंकि वर्तमान राजनीतिक दल न महिला शक्ति की बात करते हैं, न संविधान बचाने की बात करते हैं। बस किसी तरह से मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार को मूर्ख बना लूं और अपनी सीट हथिया लूं, सत्ता में चला जाऊं, सिर्फ इसकी बात करते हैं। यानी कि ये माना जाए कि संविधान खतरे में नहीं था, कि सिर्फ नेताओं का प्रलोभन? न संविधान खतरे में था और न नारी सशक्तिकरण हुआ, न स्वच्छ भारत हुआ, न गांव की गरीबी दूर हुई। 80% लोग 5 किलो राशन मांग रहे हैं लाइन लगा के, हुआ कुछ नहीं। 78 वर्षों में ये जो राजनीतिक दल हैं वास्तव में एक दूसरे से मिले जुले हैं। ये जाति धर्म में हमें टुकड़े टुकड़े में बांट करके सिर्फ विभक्त तरीके से नोच के खा रहे हैं। अच्छा, इन दिनों एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है, राम रहीम और भीमराव अंबेडकर राजनीतिक दलों के लिए जरूरी या फिर मजबूरी है? मजबूरी है। मैंने बताया ना कि ये 50 वर्षों से धर्म जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब दलित वोट, ओबीसी वोट जिन्हें चाहिए वो भीम जी को, बाबा साहेब को चिल्ला रहे हैं, और जिन्हें अल्पसंख्यकों को मत चाहिए रहीम रहीम चिल्ला रहे हैं, और जिनको बहुसंख्यकों को मत चाहिए वो राम राम चिल्ला रहे हैं। राम राम चिल्लाने वाले ने राम के हैं, रहीम रहीम चिल्लाने वाले ने रहीम के हैं, और बाबा बाबा चिल्लाने वाले ने बाबा के हैं। यानी कि सब राजनीतिक स्वार्थ में साध रहे हैं। राजनीतिक स्वार्थ होता तब भी क्षम्य था। राजनीतिक कुस्वार्थ है इनका। राजनीतिक स्वार्थ में कोई बुराई नहीं, क्योंकि
पुराने कवियों ने कहा है कि स्वार्थ लाई करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। तो स्वार्थ बुरी चीज नहीं है, कुस्वार्थ बुरी चीज है। तो मित्र, मैं आपकी बात काट नहीं रहा हूं, लेकिन बस इतना बताना चाहता हूं, सुधार करें हम सभी लोग कि राजनीतिक स्वार्थ में नहीं, राजनीतिक कुस्वार्थ में। इस जितना आज आप लोग इस महिलाओं के, मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब चुनाव आता है तो आप लोग इस बात का नहीं जागरूक करते हैं कि हमारा संविधान खतरे में नहीं है, या फिर आत्मनिर्भरता होना है तो अपने पैर पे चलना होगा, आत्मनिर्भर आप खुद हैं, तब जाके सरकार आपके साथ देगी। ये हम चुनाव के ही समय नहीं, ये हम निरंतर कहते हैं। अभी हमारे कार्यकर्ताओं से आप पूछें कि हम फील्ड में बैठे थे रात में 12 बजे तक यही समझाए हैं, जब गुलामी की मानसिकता छोड़ोगे, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करोगे, 500 रुपए पेंशन से बचोगे, खुद 5,000 कमाने की कोशिश करोगे, 1,20,000 के आवास से बचोगे, खुद 10 लाख का मकान बनाने का पुरुषार्थ लाओगे, उसी दिन भारत जापान हो जाएगा, आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी। तो क्या लग रहा है, अब जो आश्वासन मिला है उस दिन का इंतजार करेंगे, उम्मीद है कि लग रहा है कि आपकी बातें पूरे हो जाएंगी? अब अगर नेता होता तो ये कह देता कि अब आश्वासन मिला है तो उम्मीद करेंगे। नेता तो हूं नहीं, इसलिए आपको बता रहा हूं, जो भी आश्वासन मिला है ये पूरा उड़ा नहीं होने वाला है। अंबिका प्रसाद श्रमिक को फिर अनशन पे बैठना ही होगा, और कोई रास्ता है वो नहीं। बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब भविष्यवाणी मैं कहता नहीं, करता नहीं, अपना संकल्प बताता हूँ। आपने बता दिया कि पूरा होने वाला नहीं, और फिर मैं धरने पे आने वाला हूँ। हाँ, बिल्कुल धरने पे आने वाला हूँ, और अब की बार यहाँ नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरी जिला टीमें जो होती सीधी सादी हैं, प्रशासन इतना हैवी दबाव बना देता है उनके ऊपर कि वो झेल नहीं पाती और वो रोने लगती है मेरे सामने। इसलिए मैं लखनऊ ही बैठूंगा, इको गार्डन में ही, ताकि किसी जिला अध्यक्ष पर दबाव न रहे, खाली दबाव मेरे पर है, और मेरे पर दबाव रहे तो मैं प्रधानमंत्री का दबाव झेल लूंगा, मुझे किसी का भय ही नहीं। अच्छा, रात की एक तस्वीरें आई थी, प्रदर्शन करने वाली महिला पुरुष डीएम एसपी कार्यालय के बाहर बीच चौराहे पे बैठना पड़ा, ऐसी नौबत क्यों आई? यहाँ 2 दिसंबर को यहाँ का प्रशासन सशर्त 500 कार्यकर्ताओं सहित अनवरत धरना देने की अनुमति देता है, परंतु 7 दिन तक धरना देने पे ना ही यहाँ से टॉयलेट की सुविधा मिली, ना ही एक होमगार्ड तक सुरक्षा में आया। जब कल कुछ लोगों ने अभद्रता करनी चाहिए तो हमें लगा कि 60-60 समाचरित, और तब हमारे कार्यकर्ता उग्र हुए और जाकर के वहीं, उनका एक्चुअल में यही इरादा नहीं था डीएम और एसपी कार्यालय घेरूंगा, उनका एक्चुअल में यही इरादा था कि हम वहां सड़क रोक देंगे ताकि दिन में या रात में आवाजाही मोटरसाइकिल के न हो और हम सुरक्षित रहें। अब संजोग ये है कि वही एसपी का कार्यालय है, वही डीएम का कार्यालय है। तो आखिर हुआ क्या था, घटनाक्रम क्या? 2-3 बजे की बात थी, 2-3-4 लोग ऐसे जा रहे थे मोटरसाइकिल से, शराब वराब पिए रहे होंगे, तो 7 दिन से धरना चल रहा था, तो उनको एहसास हो गया होगा कि यहाँ पुरुष महिला सब हैं, तो थोड़ी वही जैसे उच्छृंखल लोग होते हैं, हु हा मचाना, हल्ला गुल्ला, बस और कुछ नहीं। कौन कार्रवाई की मांग किया? हाँ किया है, प्रशासन सब चुट्टे हैं, जान ही रहे हो आप, है कौन सिपाही है जो बिना 10 रुपये लिए कुछ करेगा। बिल्कुल, तो देखा आपने, हमने जो बात किया, यह धरना प्रदर्शन ये कोई आज नई बात नहीं है, हमेशा से चलती चली आ रही है, लेकिन जो वास्तव में जो गांव स्तर पे मजदूर है, जिनको तमाम राजनीतिक दलों के नेता इस बात का भरोसा देते हैं कि आपके हमदर्द हम ही हैं, महिलाओं की सुरक्षा हम ही करेंगे, महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाएंगे, अन्य लोग ये भी भरोसा देते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान हमारी ही सरकार संविधान की रक्षा कर सकती है। लेकिन जो गाजीपुर के इस सरजू पांडे पार्क से जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो हमने महिलाओं से बात किया, जो हमने संगठन के पदाधिकारियों से बात किया, वो यही निकल के आ रहा है कि ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर, जनपद स्तर पे मजदूरों को इस बात से ठगा जा रहा है, जिससे उनके घर में आत्मनिर्भर बनने के बजाय, उनके घर में रोटी आने के बजाय, बल्कि वो परेशान हो रहे हैं। इस बात से अपने आप में शासन से भी सवाल पूछता है और उन राजनीतिक दलों के नेताओं से भी सवाल पूछता है कि आखिर इस भोली भाली मासूम जनता को चुनाव में तो तमाम वादे करते हैं, लेकिन
उस वादा का क्या हुआ, उस भरोसा का क्या हुआ, उस मरहम का क्या हुआ। जब आप भरोसा देते हो कि हम ही आपके सब कुछ हैं, हम आपका साथ देंगे, लेकिन जो मैं धरना देखा हूँ 2 दिसंबर से 9 दिसंबर तक, इस बीच में चाहे वो सत्ता दल का नेता हो, क्योंकि इन लोगों का धरना सत्ता के विरोधी था, लेकिन जो लोग इस बात का मरहम देने के लिए कोशिश करते हैं कि सरकार हमारी नहीं है, हम आपके साथ हैं, हमारी सरकार आएगी, इस बात का भरोसा देते हैं कि हमारी सरकार आएगी फिर हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन अपने आप में बहुत सारे सवाल यह धरना छोड़ जाता है कि आखिर इस तरह का तस्वीर कोई आज नई नहीं है, हमेशा से चलती चली आ रही है। इसका जिम्मेदार कौन है, इस बात से खुद इन मजदूरों को, इन संगठन के कर्मचारियों को सोचना पड़ेगा। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।